नमस्कार साथियों, अतुल्यम अकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के परिचय से प्रारंभ करेंगे। आप सभी साथियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने के साथ ही मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि राजस्थान का भूगोल जो पाठ्यक्रम है वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायक है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय में भी बीए पार्ट प्रथम में राजस्थान का भूगोल का पेपर बीए पार्ट प्रथम सेमेस्टर में चलता है। इसलिए वह छात्र जो बीए पार्ट प्रथम में अभी अध्ययनरत हैं उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही लाभदायक रहने वाला है जितना प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे साथियों के लिए रहने वाला है। तो आज हम इस अतुल्यम अकेडमी ऐप पर राजस्थान का भूगोल को जो प्रारंभ करेंगे उसका पहला जो अध्याय परिचय उससे हम अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आप लोग हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़िए। हमारा टेलीग्राम चैनल है अतुल्यम अकेडमी, उस पर भी जुड़कर आप हमारे अतुल्यम अकेडमी की जो विभिन्न नवीनतम जानकारी हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं राजस्थान का भूगोल परिचय के साथ। राजस्थान का भूगोल का जब हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो हमें महत्वपूर्ण रूप से ये ध्यान रखना है कि हम राजस्थान प्रांत जो है किसका भाग है? भारत का भाग है। तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसकी भौतिक विशेषताओं के साथ साथ उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन भी हम राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत करेंगे। अलग अलग चैप्टर के माध्यम से हम इसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले राजस्थान के ऐतिहासिक परिचय से हम प्रारंभ करते हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक परिचय के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जो हमारा राजस्थान शब्द है, क्या प्राचीन काल में भी इसे राजस्थान के नाम से ही जाना जाता था या प्राचीन काल में इसे अलग अलग समय पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। तो जब हम ऋग्वेद से प्रारंभ करते हैं और ऋग्वेद की बात करते हैं तो आइए हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में इसे ब्रह्मव्रत के नाम से पुकारा जाता था। ऋग्वेदिक काल में इसे ब्रह्मव्रत के नाम से पुकारा जाता था। रामायण काल में इसी भूभाग को मरुकांतार के नाम से पुकारा जाने लगा। मरुकांतार के नाम से इसे पुकारा जाने लगा। अगर हम लिखित साक्ष्य की बात करें तो सबसे पहला लिखित साक्ष्य हमें बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी, बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी जो हमें कहाँ मिला? सिरोही में। वहाँ हमें जिस भूभाग को आज हम राजस्थान कह रहे हैं उस भूभाग के लिए राजस्थानिया द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है। राजस्थानिया द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है। उसके बाद एक मोनोथ-नेंसीरी ख्यात जो ग्रंथ है, उस मोनोथ-नेंसीरी ख्यात ग्रंथ में हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। राज रूपक में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग में जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था आधुनिक समय में जॉर्ज थॉमस महोदय ने 1800 में। और 1805 में जो विलियम फ्रैंकलिन थे उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। आधुनिक समय में लिखित साक्ष्य के रूप में यदि हमें राजस्थान शब्द कहीं मिलता है तो वह कर्नल जेम्स टोड की एक कृति है। 1829 ईस्वी में उन्होंने लिखी थी। कर्नल जेम्स टोड, उनकी जो कृति है उस पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो जो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है उसमें हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख 1829 ईस्वी में मिलता है। ये जो राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है ये राजपूती रियासतों के लिए था, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ राजपूती रियासतें थी और अलग अलग जो रियासतें थी उनके लिए कर्नल जेम्स टोड ने इस शब्दावली का प्रयोग किया। 25 मार्च 1948, अगर हम ये बात करें तो ये राजस्थान के एकीकरण प्रारंभ होने के बाद का समय है। 25 मार्च 1948 1948 को जो राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण था, उस दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान के नाम से पहली बार राजस्थान शब्द को सम्मिलित किया गया। इससे जो पहला चरण था, प्रथम चरण, उस प्रथम चरण को हम
मत्स्य संघ के नाम से पुकारते हैं, मत्स्य संघ के नाम से पुकारते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्रथम चरण में जब राजस्थान एकीकरण की बात करते हैं तो हम मत्स्य संघ शब्द का उल्लेख करते हैं, ना कि राजस्थान का। राजस्थान का शब्द उल्लेखित पहली बार होता है एकीकरण के संदर्भ में द्वितीय चरण में, जिसकी तिथि है 25 मार्च 1948 1948। 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को ये जो 30 मार्च है यही राजस्थान का स्थापना दिवस भी माना जाता है और इसी को हम राजस्थान का स्थापना दिवस कहते हैं। 30 मार्च 1949 को चतुर्थ चरण में वृहद राजस्थान शब्द के रूप में राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है उसका लगभग 2/3 हिस्सा कवर हो चुका था। तो वर्तमान राजस्थान का अगर हम कहते हैं कि 2/3 हिस्सा यदि हमें किस चरण में सम्मिलित मिलता है तो वह चतुर्थ चरण में वृहद राजस्थान में मिलता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो विधिवत स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप है, वो अस्तित्व में आया था और इसे राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता, राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता कब मिली थी? वैधानिक मान्यता मिली थी 26 जनवरी 1950 को वैधानिक मान्यता मिली। तो देखिए साथियों, हम राजस्थान के एकीकरण की बात बाद में करेंगे। हम राजस्थान का परिचय की बात कर रहे हैं तो हमने क्या करा कि हम किसी भी स्थान की जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसके दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, एक होता है ऐतिहासिक पहलू, एक होता है भौगोलिक पहलू। तो चूंकि हम किसी भी स्थान पर जाते हैं तो स्थान के ऐतिहासिक महत्व को जानना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इतिहास और भूगोल का बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। और हेरोडोटस महोदय ने तो कहा था कि इतिहास को भूगोल की दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए और भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए। तो हम उसी संदर्भ में हमने राजस्थान के ऐतिहासिक परिचय के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी यहाँ चर्चा की। मेरे को लगता है कि आप लोगों को ये जो सभी तथ्य हैं सामान्य रूप से सभी छात्रों को याद रहते हैं, लेकिन मेरा ये तथ्य यहाँ लेने का उद्देश्य ये भी था कि जो हमारे बीए पाठ प्रथम के 12वीं उत्तीर्ण छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक तैयारी कर रहे हैं, उनको भी एक निश्चित दिशा में वो कंटेंट मिल जाए और वो भी एक ही वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त कर पाए। तो ये है अकेडमिक रूप से तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी वीडियो लाभदायक रहने वाला है और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे साथियों के लिए भी लाभदायक रहने वाला है। अगली स्लाइड पे हम बात करते हैं राजस्थान के भौगोलिक परिचय की। अब हम आते हैं भौगोलिक परिचय, जो कि हमारा भूगोल की आत्मा है। और उस भूगोल की आत्मा के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जो राजस्थान की अवस्थिति है उस अवस्थिति के संदर्भ में हम यहाँ बात करेंगे। अवस्थिति को जानने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। ये बात हमें समझनी है। सबसे पहले ग्लोब की जब हम बात करें तो ग्लोब अर्थात विश्व के संदर्भ में हमारी राजस्थान की अवस्थिति क्या है। विश्व के संदर्भ में जब हम अवस्थिति की बात करते हैं तो अवस्थिति को दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक होता है निरपेक्ष अवस्थिति और दूसरी होती है सापेक्ष अवस्थिति। निरपेक्ष और सापेक्ष अवस्थिति। तो हमें यहाँ जो बात समझनी है कि हम जो भौगोलिक परिचय है उसको किस दृष्टिकोण से अभी अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले निरपेक्ष दृष्टिकोण से जब बात करते हैं तो जब भी किसी भी स्थान का ग्लोब के संदर्भ में निरपेक्ष अवस्थिति का प्रकटीकरण किया जाता है या निरपेक्ष अवस्थिति बताई जाती है, तो ऐसी स्थिति में जब हम निरपेक्ष अवस्थिति बताते हैं तो उसके जो आधार हैं वो होते हैं अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर। तो हम अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में ही निरपेक्ष अवस्थिति को बताते हैं। सापेक्ष अवस्थिति में हम ये कहते हैं कि उसके नज़दीकी जो अन्य स्थान है उनसे वो किस दिशा में है। नज़दीकी स्थानों से दिशा, नज़दीकी स्थान से हम उसकी दिशा का उल्लेख करते हैं। नज़दीकी स्थान से दिशा का उल्लेख करते हैं कि वो किस दिशा में है। तो आप लोगों को यहाँ ये बात समझनी पहले कि जब हम राजस्थान की बात करेंगे तो हम ग्लोब के संदर्भ में जाते हैं। तो ग्लोब में हम कहते हैं कि जो हमारा विश्व है, विश्व में कितने महाद्वीप हैं। हम कहते हैं कि कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। अब उन जो 7 महाद्वीप हैं उनमें से कौन कौन से महाद्वीप में की अगर हम बात करें तो उन 7 महाद्वीपों में एशिया जो महाद्वीप है उस एशिया महाद्वीप में भारत देश है
और भारत के का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, अर्थात विश्व, एशिया, एशिया में भारत और भारत में राजस्थान। तो राजस्थान की जब ये स्थिति कर रहे हैं और हम ये कहते हैं कि भारत के किस दिशा में है, भारतीय भूभाग के किस ओर है, हम कह सकते हैं कि उत्तर में है, दक्षिण में है, पश्चिम में है, पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है। तो ये जो स्थिति है ये कौन सी स्थिति हो जाती है? सापेक्ष स्थिति। दिशा के आधार पर जो स्थिति हो जाती है वो हो जाती है सापेक्ष स्थिति। लेकिन अक्षांश के आधार पर जब हम कहते हैं, तो जब अक्षांश के आधार पर हम बात करते हैं तो सामान्य रूप से आप सभी साथियों को पता है कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। हम यहाँ एक हल्का सा अक्षांश और देशांतर के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से जो रेखा खींची जाती है पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में जो रेखा खींची गई है इसे हम कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा से के मध्य बिंदु से उत्तर की या दक्षिण की जो ये कोणीय दूरी है, ये कोणीय दूरी कहलाती है अक्षांश। उत्तर या दक्षिण की जो कोणीय दूरी है वह कोणीय दूरी क्या कहलाएगी? अक्षांश कहलाएगी। और यदि हम इसका लंबवत करें और इस लंबवत केंद्र बिंदु से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी की बात करें, तो ये जो पूर्व या पश्चिम की जो कोणीय दूरी है ये दूरी कहलाती है देशांतर। अर्थात 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा से पश्चिम की ओर तथा प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व की ओर किसी स्थान की कोणीय दूरी कहलाती है देशांतर रेखा। ये हम अगले वीडियो में जो हमारा अक्षांश और देशांतर का है वीडियो आएगा उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अब आप देखिए कि जब हम विश्व के संदर्भ में बात कर रहे हैं और अक्षांश और देशांतर की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि भारत जो है, ये जो संपूर्ण भाग है 0 डिग्री से उत्तर का भाग, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जो दक्षिण का भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये किस संदर्भ में कहलाते हैं? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध विषुवत रेखा के संदर्भ में। यदि हम 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के संदर्भ की बात करें, तो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के संदर्भ की जब हम बात करेंगे तो ये कहलाएगा, ये जो पूरा का पूरा भाग है ये भाग कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध और ये जो भाग है ये भाग कहलाएगा ये जो भाग है ये भाग कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। अब इस संदर्भ में हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान की जो अवस्थिति है वो ग्लोब के संदर्भ में क्या है, तो चूंकि जो भारत है उस भारत की अवस्थिति इस खंड क्षेत्र में है। अगर हम भारत की अवस्थिति की बात करें, जो भारत की अवस्थिति है वो इस भाग में है और ये भाग कहलाता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये भाग कौन सा भाग कहलाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये भाग कहलाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो विश्व के संदर्भ में अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। विश्व के संदर्भ में राजस्थान का जो गोलार्ध है वो कौन सा है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम आगे बात करते हैं राजस्थान के अक्षांश की। तो अक्षांश क्या है हमारे पास? जो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इसका जो अंतर है वो कहलाता है 7 डिग्री 09 मिनट। 7 डिग्री 09 मिनट, 7 डिग्री 09 मिनट। इसका जो अंतर है वो कितना है? 7 डिग्री 09 मिनट।
अक्षांशीय अंतर। तो राजस्थान का जो 23 डिग्री 3 मिनट है वो दक्षिण में गांव है बोरकुंड बांसवाड़ा में है, वहाँ से 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश एन लिख देते हैं। उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट ये कोणा गांव गंगानगर में है, वहाँ तक है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। हम अब अक्षांश की बात समझ गए कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तर से, जो कहाँ से प्रारंभ होता है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से, और श्री गंगानगर का जो कोणा गांव है वहाँ तक, कोणा गांव है वहाँ 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर जो है जैसलमेर में जो कटरा, अगर हम पश्चिम की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर धौलपुर का जो सिलोन, धौलपुर का जो भाग है सिलोन आपको दिख रहा है वीडियो में, देख लें धौलपुर का जो सिलोन है वहाँ तक है, और यहाँ जो विस्तार है वो है 78 डिग्री 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। अगर हम पूर्व या पश्चिम शब्द का उल्लेख नहीं करते हैं तो हमारा तथ्य गलत हो जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना है। अगर आपने केवल ये लिखा कि 69 डिग्री 30 मिनट तो ये गलत है, हमें यहाँ पूर्व या पश्चिम का उल्लेख करना जरूरी होगा। बिना पूर्व पश्चिम के उल्लेख के हम तथ्य को समझ नहीं सकते। अब हम भारत के संदर्भ में बात करें, जैसे हमने विश्व के संदर्भ में बात करी कौन से गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उसी तरह से भारत के संदर्भ में बात करें तो जो भारत के संदर्भ में ये मानचित्र में आपको दिख रहा है कि अगर हम दो इस तरह से विभाजित करते हैं तो भारत के संदर्भ में इसकी जो डायरेक्शन है वो है उत्तर पश्चिम। भारत के संदर्भ में इसकी जो दिशा है वो कौन सी है, उत्तर पश्चिम। ये जो दिशा है ये है सापेक्ष स्थिति। भारत के संदर्भ में हम दिशा के आधार पर बात कर रहे हैं। अगर हम इस राजस्थान की आकृति की बात करें तो ये आकृति है विषम कोण चतुर्भुज। विषम कोण चतुर्भुज ये जो आकृति है राजस्थान की, ये आकृति क्या कहलाती है, विषम कोण चतुर्भुज कहलाती है। ये जो आकृति है राजस्थान की ये क्या कहलाती है, विषम कोण चतुर्भुज कहलाती है। रोम्बस भी इसको कहा जाता है, हेंडले ने ये नाम दिया था, TH हेंडले ने ये नाम दिया था। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं राजस्थान के भौगोलिक परिचय के अंतर्गत कि जो हमारा राजस्थान है उसका उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो कितना है। और तो आप देखिए उत्तर से दक्षिण विस्तार की हम बात कर रहे हैं तो जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है ये उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 826 किलोमीटर। ये कितना है, 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर। ये है 826 किलोमीटर। ऑलरेडी टाइप है 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम की जब हम बात करें अर्थात सिलोन से कटरा तक की, तो इसकी जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। इन दोनों का जो अंतर है अर्थात 826 और 869 का जो अंतर है वो मिलता है हमें 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। अर्थात राजस्थान के उत्तर दक्षिण की जो दूरी है और पूर्व पश्चिम की जो दूरी है उसमें अंतर हमें कितना मिलता है, अंतर हमें मिलता है 43 किलोमीटर का। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उत्तर दक्षिण की हम बात कर रहे हैं, इसके साथ यदि हमें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की दूरी की बात पूछी जाए, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पश्चिम पूछी जाए तो दूरी है लगभग 850 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम ये जो दूरी है ये है 850 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है, 850 किलोमीटर। ये दूरी है 850 किलोमीटर। यदि इसी तरीके से हमें दक्षिण, तो ये जो है ये उत्तर पश्चिम है और इस तरफ जो हम बात करेंगे दक्षिण पूर्व बात करेंगे। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की जो हम बात कर रहे हैं वो कितनी है, 850 किलोमीटर। इसी तरीके से यदि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की आपको पूछी जाए
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इस क्रॉस में बात पूछी जाए कितने किलोमीटर है, तो 784 किलोमीटर, 784, 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो 4 फैक्ट्स हो गए हमारे पास। उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। क्षेत्रफल से पहले हम ये जो उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात कर रहे थे, तो याद हो जाएगा इफेक्ट कि उत्तर से दक्षिण हम बात करेंगे 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम हम बात करेंगे कितनी हो जाएगी 869 किलोमीटर। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा 43 किलोमीटर। यदि इन दोनों फैक्ट्स को छोड़कर आपसे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व पूछा जाए तो 850 किलोमीटर, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व पूछा जाए तो ये दूरी हो जाती है 784 किलोमीटर। यदि अब हम क्षेत्र इसके बाद आगे क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो इस संपूर्ण भूभाग का, राजस्थान के भूभाग का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसे मील में कहा जाए तो 1,32,140 वर्ग किलोमीटर है। ये कुल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग धारण करता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल ये धारण करता है। मध्यवर्ती जो जिला है वो नागौर है। मध्यवर्ती जिले की जब हम बात करें तो मध्यवर्ती जिला नागौर है, और जो मध्यवर्ती गांव है वो लामपोलाई मेड़ता में है। मध्यवर्ती गांव लामपोलाई, वो मध्यवर्ती गांव है लामपोलाई। तो आपको ध्यान रखना है मध्यवर्ती गांव लामपोलाई और मध्यवर्ती जिला कौन सा है, नागौर है। नेक्स्ट हम अब जो विस्तार की है हमने इसकी हल चर्चा कर ली थी। यहाँ साथियों में एक बात थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी तक राजस्थान की जो डीओपी की साइट है राजस्थान सरकार की, वहाँ जो मानचित्र उन्होंने अपलोड किया हुआ है उसमें फलोदी को अभी अंतर्वर्ती जिला ही बता रखा है, जबकि तकनीकी रूप से 2 गांव सीमा पर हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। इसलिए अभी मैंने जो मानचित्र उपयोग में लिया है वह राजस्थान सरकार की वेबसाइट डीओपी पर जो सरकार द्वारा अधिकृत मानचित्र है उसी को मैंने यहाँ उपयोग किया है। लेकिन आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ 2 गांव जो हैं वो, ये मानचित्र अभी संशोधित जब हो जाएगा तो हम इसको अपडेट कर देंगे। विस्तार की बात करें तो देखिए उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा गांव है, कोणा गांव गंगानगर में। दक्षिण में कौन सा गांव है, बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव, ठीक है, हमने पहले बात करी अभी। पूर्व में कौन सा गांव है, धौलपुर में सिलोन गांव। और पश्चिम की बात करें तो कौन सा गांव है, कटरा। मध्यवर्ती अक्षांश की हम बात करें तो जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो 26 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश है। मध्यवर्ती अक्षांश 26 मिनट 34 डिग्री उत्तरी, 26 डिग्री 34 मिनट, 26 डिग्री सॉरी, मध्यवर्ती जो अक्षांश है 26 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश है। मध्यवर्ती देशांतर की हम बात करें तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। मध्यवर्ती देशांतर जो है वो 74 डिग्री 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कर्क रेखा आप सब जानते हैं कुशलगढ़ बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और चीखली गांव डूंगरपुर से ये होकर निकलती है। इसकी कुल लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है, अर्थात यहाँ से ये होकर गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा के साथ। तो जो कुशलगढ़ है उसके तो बिल्कुल मध्य से गुजरती है, और चीखली गांव है डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करती हुई निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम राजस्थान के भौगोलिक परिचय में जो क्षेत्रफल की तुलना की बात करते हैं, तो आप ये देखिए मानचित्र में राजस्थान का ये नया मानचित्र हमने उपयोग किया है, और आप लोगों को भी नए मानचित्र के साथ ही जिसमें कुल जिले 50 हो गए हैं। क्षेत्रफल की अगर अन्य देशों के साथ हम तुलना करें पहले, तो कांगो रिपब्लिक के बराबर इसका क्षेत्रफल है। कांगो रिपब्लिक का क्षेत्रफल है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कांगो रिपब्लिक के बराबर है। पोलैंड के भी लगभग बराबर 3.12 लाख वर्ग किलोमीटर है। वियतनाम का 3.31 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि इसके लगभग नज़दीक है। फिनलैंड 3.37 लाख वर्ग किलोमीटर है। जर्मनी 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर। जापान 3.77 लाख वर्ग किलोमीटर। नॉर्वे 3.85 लाख वर्ग किलोमीटर। ये वो देश हैं जिनका जो क्षेत्रफल है वो लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के समतुल्य है, राजस्थान के क्षेत्रफल के नज़दीक है। अगला हम बात करें कि इंग्लैंड से राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 2 गुना है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, इजराइल से
17 गुना है, इसराइल से 17 गुना है। अर्थात राजस्थान इन देशों से इतना बड़ा है, इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, चेकोस्लाविया से 3 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और इसराइल से 17 गुना बड़ा है। आगे हम अगर राजस्थान की भारत के राज्यों से तुलना करें तो भारत के राज्यों में कर्नाटक और गुजरात से राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 2 गुना है, उड़ीसा और तमिलनाडु से लगभग 2.5 गुना है, बिहार से 3 गुना है, केरल से 5 गुना है, पंजाब व हरियाणा से ये लगभग 7 गुना बड़ा है, पंजाब व हरियाणा से 7 गुना बड़ा है। नेक्स्ट हम राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करते हैं। तो देखिए राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, आप सब जानते हैं राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वह स्थलीय सीमा 2 प्रकार की है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है पाकिस्तान के साथ, और दूसरी सीमा जो है अंतर्राज्यीय सीमा है जो भारत के अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4,850 किलोमीटर है, और ये 4,850 किलोमीटर जो सीमा है ये सीमा 5 राज्यों के साथ सीमांकित है। 5 राज्य हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम उत्तर की बात करें तो हमें मिलता है पंजाब, पंजाब के बाद हम बात करें तो मिलता है हरियाणा, हरियाणा के बाद में हम आते हैं तो आता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद में हम आते हैं तो आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में जब हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के बाद में हमें मिलता है गुजरात। साथियों अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि 1070 किलोमीटर लंबी है वो लगती है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ लगती है। इसको हम रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगर हम मानचित्र में देखें ये जो भाग है इस भाग से लेकर ये अर्थात हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर बाखासर, बाखासर बाड़मेर तक की जो सीमा है ये सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये सीमा पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। बाकी अन्य जो सीमा है, अन्य सीमा की हम बात करें यहाँ से ये जो सीमा है ये सीमा ये जो सीमा है मुख्य रूप से वह ये जो सीमा है ये सीमा बनाती है अंतर्राज्यीय सीमा। इसमें सबसे उत्तर में पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 5 के साथ सीमा बनाती है। आगे हम कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं उस पर भी बात करेंगे। अंतर्राज्यीय सीमा की जब हम बात करें तो आप देखिए अंतर्राज्यीय सीमा जो है वह कितने किलोमीटर है, इस टेबल में मैंने एक साथ ही आपके सामने प्रकट बताई है। अंतर्राज्यीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 4,850 किलोमीटर, और उस अंतर्राज्यीय सीमा के संदर्भ में जब आप देखेंगे तो आप देखिए सबसे पहले सीमा लगती है पंजाब की, और पंजाब से जो सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर है? 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर पंजाब के साथ सीमा लगती है। 2 जिले राजस्थान की सीमा बनाते हैं पंजाब के साथ, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से सीमा बनाते हैं? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। पड़ोसी राज्य की बात करें तो पंजाब के साथ जो सीमा बनाते हैं पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा कौन से सीमा बनाते हैं? तो यहाँ पंजाब के साथ कौन सी सीमा बनाते हैं? देखिए आप, पंजाब के साथ सीमा गंगानगर केवल पंजाब के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है। ये ध्यान रखना है, यहाँ कन्फ्यूजन होता है काफ़ी बार। ये बात ध्यान रखना है कि ये जो भाग है ये भाग पंजाब के साथ सीमा बनाता है,
तो जो श्रीगंगानगर की सीमा है वो केवल और केवल किसके साथ लगती है? श्रीगंगानगर की सीमा पंजाब के साथ लगती है। और पंजाब के साथ जो श्रीगंगानगर की सीमा लगती है, दूसरी सीमा किसकी लगती है? हनुमानगढ़ की लगती है। हनुमानगढ़ की सीमा भी लगती है थोड़ी बहुत। अब हम यहाँ देख लें मानचित्र में, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो भाग है, आप मानचित्र में देखिए, इस स्थान पर ये एक छोटा सा मैं डिवाइडेशन बना देता हूँ। ये जो छोटा सा भाग है हनुमानगढ़ का, ये सीमा बनाता है पंजाब के साथ, और ये जो बड़ा भाग है ये सीमा बनाता है श्रीगंगानगर के साथ। तो सर्वाधिक सीमा पंजाब के साथ किसकी लगती है? श्रीगंगानगर की। न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? हनुमानगढ़ की। पड़ोसी राज्यों के दो जिले, राज्य के दो जिले, एक फिरोजपुर और दूसरा मुक्तसर, फिरोजपुर और मुक्तसर की सीमा लगती है या फजीलका की लगती। पहले फिरोजपुर कहते थे, ये जो नाम है ये नाम है फजीलका। तो पंजाब के फजीलका की सीमा लगती है। साथियों, आपको ध्यान रखना है कि जो सीमा लगती है वो कौन सी लगती है? फजीलका और मुक्तसर। यहाँ आपको थोड़ा सा विशेष तौर से मैं रुक के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ क्या होता है कि ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन हो जाता है। छात्र जब परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं तो उनको फिरोजपुर और फजीलका में कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना है। पंजाब की सबसे कम सीमा लगती है। इस आधार पर बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन में सोचते हैं कि पंजाब की सीमा केवल किससे लगती है? गंगानगर से। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पंजाब की सीमा गंगानगर और हनुमानगढ़ दो जिलों के साथ लगती है। पड़ोसी राज्यों के जिलों की हम बात करें तो यहाँ आपको फजीलका और मुक्तसर की सीमा लगती है। तो यहाँ थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत सारे छात्र जब बाद में बात करते हैं और बताते हैं तो ये एक जो अनुभव हमारे सामने छात्रों के द्वारा प्रकट किया गया है उसके आधार पर मैं ये बात बता रहा हूँ कि यहाँ कन्फ्यूजन करते हैं बच्चे फिरोजपुर में और फजीलका में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पंजाब के साथ के जो जिलों की हम बात करेंगे तो वो जिले कौन से हैं? फजीलका और मुक्तसर। अब हम हरियाणा की जब बात करते हैं तो हरियाणा के जो जिले हैं उनकी भी बात करेंगे। हरियाणा की सीमा से सटे हुए राजस्थान के जिलों की भी बात करेंगे। यहाँ जिले बढ़ गए हैं चूंकि जो नए जिले बने हैं उन नए जिलों की सीमा भी क्या करती है? हरियाणा के साथ लगती है। यहाँ हरियाणा के साथ जो कुल सीमा है वो कितनी है? 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है 1262 किलोमीटर हरियाणा की सीमा किससे लगती है? राजस्थान के साथ लगती है। अब अगर हम राजस्थान के जिलों की बात करें तो सबसे पहले देखिए हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। हनुमानगढ़ की सर्वाधिक सीमा लगती है। हनुमानगढ़ की सर्वाधिक सीमा लगती है। उसके बाद चूरू की सीमा लगती है। उसके बाद झुंझुनू की सीमा लगती है। तो आप यहाँ मानचित्र में भी देखिए, सबसे पहले हनुमानगढ़ 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर चूरू, उसके बाद 3 नंबर झुंझुनू, उसके बाद 4 नंबर नीमका थाना, उसके बाद 5 नंबर कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, उसके बाद 6 नंबर खेरथल तिजारा, उसके बाद 7 नंबर अलवर और 8 नंबर डीग। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से नए जिले बने जिनकी सीमाएं लगती है। कौन कौन से नए जिले बने? देखिए, एक तो डीग नया जिला बना, एक खेरथल तिजारा नया जिला बना, एक कोटपुतली बहरोड नया जिला बना और एक नीमका थाना नया जिला बना। अर्थात हरियाणा के साथ राजस्थान के जिलों के पुनर्गठन के बाद नए जिले जो कितने हैं, जो पहले जिले नहीं थे और अब जिले बन गए हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो 4 जिले नए हैं और 4 जिले पुराने हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और अलवर, ये जो 4 जिले हैं, ये 4 जिले पहले से सीमा बनाते हैं, पुराने जिले हैं। और नए जिले कौन से हैं? तो नए जिले आपको क्या रखना है? नीमका थाना, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा और डीग। इसी तरह से अगर हम हरियाणा के जिलों की बात करें तो हरियाणा के जिलों की बात करेंगे तो सबसे पहले जो जिला सीमा बनाता है वो बनाता है सिरसा। सबसे पहले जो जिला यहाँ सीमा बनाता है वो कौन सा है? सिरसा। उस सिरसा के बाद जो सीमा बनाता है वो है, सिरसा के बाद जो सीमा बनाता है जिला वो कौन सा है? तो आप यहाँ ध्यान रखें, वो है फतेहाबाद। सिरसा के बाद फतेहाबाद।
फतेहाबाद के बाद में जो जिला सीमा बनाता है वो है हिसार। फतेहाबाद के बाद जो सीमा बनाता है हिसार। हिसार के बाद में भिवाड़ी। हिसार के बाद में भिवाड़ी। भिवाड़ी के बाद में महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बाद में रेवाड़ी। रेवाड़ी के बाद में जो सीमा बनाता है वो है मेवात। कुछ सीमा बनाता है मेवात। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कौन कौन से जिले हैं, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला जिला है सिरसा। सबसे पहला जिला कौन सा है? सिरसा। दूसरा जिला कौन सा है? फतेहाबाद। फतेहाबाद। उसके बाद तीसरा जिला कौन सा है? फतेहाबाद के बाद में हिसार। उसके बाद तीसरा जिला कौन सा है? हिसार। चौथा जिला कौन सा है? भिवाड़ी। भिवाड़ी के बाद में जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बाद में जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ के बाद में जिला, जो जिले का नाम है वो है महेंद्रगढ़ के बाद में रेवाड़ी। और रेवाड़ी के बाद में रेवाड़ी और रेवाड़ी के बाद में मेवात। तीन नंबर हिसार, 4 नंबर भिवाड़ी, 5 नंबर महेंद्रगढ़, 6 नंबर रेवाड़ी और 7 नंबर हमारा कौन सा है? मेवात। तो आप यहाँ, मैं थोड़ा सा रुक रुक के इसलिए रिपीटेशन कर रहा हूँ ताकि आपको जिलों के नाम याद हो जाएं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात, ये जिलों की सीमा लगती है। अब हम उसके बाद अगले क्रम की बात करें। अगले क्रम में आप देखें कि मुख्य रूप से जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा लगती है उन जिलों की संख्या है, उत्तर प्रदेश के साथ उन जिलों की संख्या 3 है। कुल सीमा बनती है 877 किलोमीटर, 877। कुल जो सीमा बनती है वो कितनी बनती है? 877 किलोमीटर। कुल सीमा बनती है 877 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना, देखिए ये ऐसा फैक्ट्स हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार यहाँ रिवाइज करा रहा हूँ ताकि जब आप वीडियो देखें तो आपको ये सारे फैक्ट्स उसी समय याद हो जाएं और आपको बार बार उसको याद करने की जरूरत ना रहे। फिर भी आपको, मेरा ये मानना है कि भूगोल में कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा वो ओझिल हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा लगती है वो 877 किलोमीटर है। 3 जिले हैं, उसमें पहला जिला है डीग, दूसरा भरतपुर और तीसरा धौलपुर। डीग, भरतपुर और धौलपुर। सबसे कम सीमा लगती है वो डीग की लगती है और सबसे अधिक सीमा लगती है वो भरतपुर की लगती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा और आगरा, मथुरा की सीमा कम लगती है और आगरा की सीमा अधिक लगती है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के साथ कम ही जिले हैं। नया जिला कौन सा है? केवल डीग। अर्थात उत्तर प्रदेश के साथ जिलों के पुनर्गठन से पहले 2 जिलों की सीमा लगती थी, लेकिन जब जिलों का पुनर्गठन हो गया तो उसके बाद जिलों की जो सीमा है वह इतनी हो गई, लगभग जिलों की सीमा 3 हो गई। अर्थात आपको ये ध्यान रखना है, नए जो प्रश्न बनते हैं वो ये बन सकते हैं कि हरियाणा के साथ कौन से नए जिलों की सीमा लगी, अर्थात निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो नव निर्मित जिलों की श्रेणी में आता है और हरियाणा के साथ सीमांकित है। अर्थात नवनिर्मित जिला कौन सा है जो हरियाणा के साथ सीमांकित है, ये प्रश्न हो सकता है। इसी तरीके से ऐसा नवनिर्मित जिला कौन सा है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि डी की जो सीमा है, अब यहाँ ध्यान रखना आप, डी की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है और डी की सीमा हरियाणा के साथ भी लगती है। तो ऐसा कौन सा नवनिर्मित जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है? यहाँ अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके आधार पर हम आगे जैसे वो नए तथ्य आएंगे तो हम उसके आधार पर और बात करेंगे। तो डीग की उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा लगती है और हरियाणा के साथ भी सीमा लगती है। अब आते हैं मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा लगती है, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1600 किलोमीटर लंबाई में जो सीमा है वो धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर
धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ये देखिए धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर के बाद गंगापुर सिटी। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ मैं तो हम जो सीमा की बात कर रहे हैं, आप ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या बात करी, धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में सीमा लगती है कोटा, कोटा के बाद सीमा लगती है बारां, बारां के बाद सीमा लगती है झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ के बाद में सीमा लगती है चित्तौड़, चित्तौड़ का एक छोटा सा हिस्सा लगता है। उसके बाद में सीमा लगती है भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा की सीमा लगती है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में इधर वापस चित्तौड़ की सीमा आ जाती है। उसके बाद में प्रतापगढ़ की सीमा आती है। क्योंकि अधिकतम सीमा इसलिए हमने झालावाड़ के बाद भीलवाड़ा और फिर चित्तौड़ लिखा है, क्योंकि चित्तौड़ की सीमा जो है चित्तौड़ जिला वो खंडित जिला है। चित्तौड़ का जो रावतबाटा वाला खंड है, वह रावतबाटा वाला खंड जो है वो कोटा के साथ सीमांकित है, फिर मध्य प्रदेश का भाग आ जाता है जो भीलवाड़ा के साथ सीमांकित है, और फिर वापस चित्तौड़गढ़ की सीमा प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा। तो कुल मिला के कितने जिले सीमांकित हैं? 10 जिले सीमांकित हैं। सबसे अधिक लंबी जो सीमा है वो झालावाड़ जिले की है, और सबसे कम जो सीमा है वो भीलवाड़ा जिले की है। तो आपको ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा जिले की सीमा लगती है। एक प्रतियोगी परीक्षा में कई प्रश्न पूछा गया था, मुझे याद नहीं है वो पेपर कौन सा था, लेकिन वहाँ उसका आंसर गलत माना था कि भी भीलवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो प्रश्न का आंसर था गलत था। भीलवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और भीलवाड़ा की जो सीमा है वो न्यूनतम सीमा है। भीलवाड़ा की सीमा न्यूनतम सीमा है। ये वैसे ही है जिस प्रकार से हम कहते हैं कि मानचित्र में फलोदी को अंतर्वर्ती राज्य बता रखा है सरकार के द्वारा, जबकि वहाँ के 2 गांव ऐसे हैं जिनकी सीमाएं सीमांकित हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ। तो आप देखिए, मध्य प्रदेश हम रिवीजन भी करते जाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ लंबाई कितनी? 1600 किलोमीटर। कौन सा जिला है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यदि हम मध्य प्रदेश की सीमा की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा के साथ जो जिले हैं वो जिले कौन से हैं? सबसे पहला जिला है मुरैना। मध्य प्रदेश के साथ जो सीमांकित भाग है उसमें जो सबसे पहला जिला आता है वो आता है मुरैना। मुरैना, मुरैना के बाद में आता है, पहला जिला आता है मुरैना। मुरैना के बाद में दूसरा जिला आता है श्योपुर। श्योपुर, मुरैना के बाद में दूसरा जिला आता है श्योपुर। श्योपुर के बाद में तीसरा जिला आता है शिवपुरी। शिवपुरी, ये सारे जो जिले हैं ये धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाली जो बेल्ट है उस तरफ है शिवपुर। उसके बाद शिवपुरी के बाद में आता है गुना। गुना के बाद में आता है राजगढ़। राजगढ़, राजगढ़ के बाद में आता है अगर मालवा। अगर मालवा, अगर मालवा, अगर मालवा के बाद में आता है नीमच। अगर मालवा के बाद में आता है नीमच, ये दक्षिण में जो है भीलवाड़ा और चित्तौड़ की सीमा की तरफ आ जाता है नीमच। नीमच के बाद में आता है मंदसौर। मंदसौर के बाद में आता है रतलाम। मंदसौर के बाद में जो सीमा लगती है रतलाम, और रतलाम के बाद जो सीमा लगती है वो है झाबुआ। रतलाम के बाद जो सीमा लगती है वह सीमा है झाबुआ। तो मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले सीमांकित हैं? 10 जिले सीमांकित हैं। हम वापस बात कर लेते हैं। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगर मालवा। अगर मालवा के बाद में नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। अब आप देखिए आगे गुजरात। अब गुजरात की जो कुल सीमा है वो कितनी किलोमीटर है? 1022 किलोमीटर। गुजरात के साथ जो सीमा लगती है वो कितनी है? 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर जो सीमा है वो कहाँ कहाँ से लगती है? तो सबसे पहले बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद में सांचौर, सांचौर के बाद में बाड़मेर। तो ये 6 जिले हैं, उन 6 जिलों की सीमा लगती है। देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। इसमें कौन सा जिला नया बना हुआ है? सांचौर। सांचौर जिला नया बना है। गुजरात के जिलों की हम बात करें तो सबसे पहले बांसवाड़ा के साथ जो सीमांकित भाग है उसमें जो जिला आता है वो आता है दाहोद। इस तरफ आता है बांसवाड़ा के साथ जो दक्षिणी सीमांकित भाग है वो है दाहोद।
दाहोद के बाद में महिसागर, महिसागर के बाद में अरावली, अरावली के बाद में दाहोद, दाहोद के बाद में जो है वो महिसागर, महिसागर के बाद में, महिसागर के बाद में अरावली, अरावली जिला गुजरात का, अरावली के बाद में साबरकाठा, साबरकाठा, और साबरकाठा के बाद में बनासकाठा, बनासकाठा, और बनासकाठा के बाद में जो जिला सीमांकित है वो है कच्छ जिला। तो 6 जिले हैं, दाहोद, महिसागर, अरावली, बनासकाठा, साबरकाठा और कच्छ, जो गुजरात के जिले हैं, राजस्थान के साथ सीमांकित हैं। इस प्रकार हमने राजस्थान के जो सीमांकित जिले हैं, जो जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित हैं, उन जिलों का हमने यहाँ अध्ययन किया कि कौन कौन से जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर है। यहाँ देखिए इस टेबल में सबसे कम सीमा लगती है पंजाब की और सबसे अधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। इसी तरह से हम अगर इनमें भी बात करें तो श्रीगंगानगर की अधिक सीमा लगती है, हनुमानगढ़ की कम लगती है। हरियाणा के साथ अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ की सीमा सबसे अधिक लगती है और अलवर की सीमा सबसे कम लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ डीग की सबसे कम लगती है, भरतपुर की सबसे अधिक लगती है। मध्य प्रदेश में झालावाड़ की अधिक लगती है और भीलवाड़ा की सबसे कम लगती है। गुजरात में उदयपुर की जो सीमा है वो सबसे अधिक लगती है और बाड़मेर की सीमा है वो सबसे कम लगती है। इसी तरह से हम पड़ोसी राज्यों के जो जिले हैं उनकी भी बात करें तो यहाँ देखिए फजीलका की जो सीमा है वो सबसे अधिक है, मुक्तसर की सीमा कम है। उसी तरह से फतेहाबाद की जो सीमा है वो सबसे कम है, तो महेंद्रगढ़ की सीमा सबसे अधिक है। मथुरा की सीमा कम है, आगरा की सीमा सबसे अधिक है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के जिलों की बात करें तो नीमच जो है उसकी सीमा सबसे अधिक लगती है और झाबुआ की सीमा सबसे कम लगती है। गुजरात की जब बात करें तो गुजरात में के जो जिले हैं उसमें सबसे अधिक बनासकाठा जिले की सीमा लगती है और न्यूनतम जो जिले की सीमा लगती है वो कच्छ जिले की सीमा लगती है, न्यूनतम कच्छ जिले की सीमा लगती है। तो यहाँ तक मेरे को लगता है कि आप लोगों को जो इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें सभी जानकारियाँ पूर्ण मनोयोग से समझ में आ रही होगी। एक मेरा प्रयास है कि जो कंटेंट है वो बच्चों के साथ बहुत सही रूप में पहुँचे और हम इसी प्रकार से ऑनलाइन कुछ दिनों बाद में फाउंडेशन भूगोल का कोर्स भी नया लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें 12वीं के बाद में जो छात्र भूगोल की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे ऐप के माध्यम से जुड़कर हमारे साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। अभी हम हाल फिलहाल उसकी जो डेट है लॉन्च की वो आपको बता देंगे, उसकी तैयारी चल रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए 2 राज्यों के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। तो हमें ये देखना है कि हनुमानगढ़ जो जिला है वो हनुमानगढ़ जिला पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। दीग जो जिला है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। धौलपुर जो जिला है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। बांसवाड़ा जो जिला है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। ये जिले आपको याद रखने हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि बांसवाड़ा के साथ बांसवाड़ा जिला जो है वो किन राज्यों के साथ सीमांकित है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात युग्म आएगा। धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमांकित है। दीग जो है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमांकित है। हनुमानगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा के साथ सीमांकित है। होता क्या है कि जब अगर हम छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे रीट की तैयारी कर रहे होते हैं या पशु परिचर की तैयारी कर रहे होते हैं, तो जो प्रश्न है वो सीधे सीधे फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। लेकिन यदि यही हम राजस्थान प्रशासनिक सेवा या आरएस की तैयारी कर रहे हैं या बड़े एग्जाम जैसे स्कूल व्याख्याता भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहे हैं, ये राजस्थान का भूगोल वहाँ भी आपके लिए काम आएगा। तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है राजस्थान का जिसमें राजस्थान का भूगोल आपके लिए मददगार ना हो। हर जगह राजस्थान का भूगोल काम आता है। तो वहाँ थोड़ा सा जो प्रश्न की प्रकृति है वो बदल जाती है। उसमें जो स्टेटमेंट आ जाते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और निम्न कथनों पर विचार कीजिए के साथ जब प्रश्न बनाया जाएगा तो क्या बना दिया जाएगा कि हनुमानगढ़ की सीमा केवल हरियाणा के साथ लगती है। ये कथन, अब आपको सही कथन चुनना है। दूसरा ऑप्शन बना दिया कि हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ डी की सीमा लगती है। तीसरा ऑप्शन बना दिया कि उत्तर प्रदेश
और मध्य प्रदेश के साथ धौलपुर की सीमा लगती है, तो अब निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, कौन सा ए बी सी में से कौन सा सही नहीं है? तो जैसे ए में केवल उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ की जो सीमा है वो केवल अगर पंजाब के साथ लगती है, इसका मतलब गलत हो गया। तो हमें थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखना है। और मानचित्रण भूगोल का जो मूल मंत्र है वो है मानचित्र। अगर आप मानचित्र के साथ भूगोल का अध्ययन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना है, मैं इसीलिए क्लियर कर दूं कि ये जो मध्यवर्ती जिले हैं हमने 21 लिखे हैं, क्योंकि यदि हम टीओपी की साइट को आधार बनाते हैं, जो राजस्थान सरकार की साइट पर मानचित्र है, कार्मिक विभाग की साइट पर मानचित्र है, अगर हम उसी मानचित्र को मैंने यहाँ यूज किया है, अगर उस मानचित्र को आधार बनाते हैं तब मध्यवर्ती जिलों की संख्या क्या हो जाती है? 22 हो जाती है, क्योंकि इन्होंने फलोदी को अंतर्वर्ती जिला माना है। लेकिन वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है उसके आधार पर जब इनका सीमांकन हुआ है तो फलोदी की जो कुछ सीमा है, ये छोटा सा भाग है फलोदी का, ये छोटा सा भाग फलोदी का, मैं रेड से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। ये जो छोटा सा भाग है, ये भाग जैसलमेर और बीकानेर के मध्य का ये भाग सीमांकित है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किस जिले में आ रहा है? फलोदी जिले में। और ये क्षेत्र चूंकि फलोदी जिले में आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि जो अंतर्वर्ती जिले हैं वो 21 है, 22 नहीं है। तो हो सकता है कि चुनाव आचार संहिता या अन्य कारणों से अभी मैप अपडेट नहीं हुआ हो, जिलों के हो सकता है कि दोबारा सीमांकन की प्रक्रिया भी होने की संभावना हो। हम कह नहीं सकते कि सरकार की आगे की क्या प्रक्रिया है, लेकिन इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि आपको मद्देनजर रखना है। अगर मान लो पूछ ले कि राज्य सरकार की वेबसाइट के अनुसार कितने जिले हैं, तो फिर आपको आंसर क्या करना है? अंतर्वर्ती जिले वेबसाइट के अनुसार तो 22 है, लेकिन वास्तविक स्थिति के अनुसार क्या है? 21 है। तो अंतर्राज्यीय जिलों की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सारे फैक्ट्स थोड़े से वेरिएशन करेंगे, लेकिन हमें अभी जिस फैक्ट्स को आधार बनाना है वो वास्तविक स्थिति को आधार बनाना है। तो मध्यवर्ती जिले हमारे पास कितने हैं? 21। अंतर्राज्यीय जिले कितने हैं? 25। अंतर्राज्यीय जिले कितने हैं? 25। केवल अंतर्राज्यीय जिले, केवल अंतर्राज्यीय जिले कितने हैं? 23। दो जिले ऐसे कौन से हैं? तो एक हमारे पास हो गया गंगानगर और दूसरा हो गया हमारे पास बाड़मेर, बी, गंगानगर और बाड़मेर। ये दो जिले हैं जो अंतर्राज्यीय भी हैं और अंतरराष्ट्रीय भी हैं। दो जिले, गंगानगर और बाड़मेर, ये दोनों जिले कौन से हैं? अंतर्राज्यीय भी हैं और अंतरराष्ट्रीय भी हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ध्यान रखना, या हम क्या करेंगे? बाड़मेर को हटा देंगे और गंगानगर को हटा देंगे, तो कितने जिले बचेंगे? अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। ठीक है, बीकानेर, सॉरी यहाँ ऊपर अनूपगढ़ है, अनूपगढ़, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद फलोदी और उसके बाद जैसलमेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की बात करेंगे तो कितने जिले हो जाएंगे? 6 जिले हो जाएंगे। कौन से? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। सर्वाधिक सीमा लगती है जैसलमेर जिले की, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जैसलमेर जिले की, और न्यूनतम नवीनतम के हिसाब से हम बात करेंगे तो फलोदी जिले की सीमा लगती है। नवीनतम जो जिला है, न्यूनतम सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा न्यूनतम, वो किस जिले की लगती है? फलोदी जिले की लगती है। आपको ये ध्यान रखना है। अगर एक फैक्ट पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो अगर वो सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय की बात आएगी तो पहले आप क्या करते थे? गंगानगर करते थे, लेकिन अब सर्वाधिक नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो है अनूपगढ़। अब वो जो है वो कौन सा है? अनूपगढ़ है। ये आपको ध्यान रखना है। ये फैक्ट्स वैसे सभी छात्रों को ध्यान रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे जिले हैं उनमें ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सर्वाधिक सीमा लगती है। तो आप देखिए जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण जो है उस जयपुर ग्रामीण की सर्वाधिक सीमा लगती है, ये जो जयपुर ग्रामीण है, इस जयपुर ग्रामीण की सीमा सर्वाधिक लगती है, जयपुर ग्रामीण की सीमा सर्वाधिक लगती है। अब जयपुर ग्रामीण की सीमा में देखिए हमने सबसे पहले एक क्रम का यहाँ पालन किया है
सबसे पहले हमने लिया जयपुर, क्योंकि जो जयपुर ग्रामीण है उस जयपुर ग्रामीण के मध्य में ही जयपुर शहर है, जिला है। तो जो जयपुर जिला है वो बिल्कुल मध्य में, इसलिए चारों ओर से घिरा हुआ है जयपुर ग्रामीण से। फिर उसके बाद में जब हमने क्या करा कि क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा का अनुसरण करते हुए जिलों के नाम तैयार किए हैं। क्लॉकवाइज दिशा में हमने बात करी है। तो सबसे पहले हमने प्रारंभ किया है कोटपुतली बहरोड। सबसे पहले हमने कहाँ से प्रारंभ किया है? कोटपुतली बहरोड। सबसे पहले कोटपुतली बहरोड नंबर 1, उसके बाद में 2 नंबर अलवर, उसके बाद तीसरा नंबर जो है वो दौसा, उसके बाद चौथा नंबर जो है आपका वो दौसा के बाद में आएगा टोंक, दौसा के बाद में आएगा टोंक, टोंक के बाद में दूदू, दूदू के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में डीडवाना और कुचामन, डीडवाना और कुचामन के बाद में सीकर, सीकर के बाद में नीम का थाना। तो 9 जिले, 9 जिले तो बाहर हैं और 1 जिला अंदर है। 9 जिले तो बाहर हैं और 1 जिला अंदर है। तो आपको ध्यान रखना है जयपुर ग्रामीण के साथ कितने जिलों की सीमा बनती है? 10 जिलों की। जयपुर, उसके बाद कोटपुतली बहरोड, अलवर, दौसा, टोंक, दूदू, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, नीम का थाना। दूसरा जो सर्वाधिक जिलों की सीमा बनाने वाला दूसरा जिला है वो है टोंक। 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं? जयपुर ग्रामीण। कौन कौन से हैं? जयपुर ग्रामीण। अब हम बात कर रहे हैं टोंक जिले की। तो टोंक जिला किन किन के साथ सीमा बनाता है? तो टोंक जिले की जब आप देखेंगे तो सीमा बनाता है सबसे पहले जयपुर ग्रामीण से, उत्तर से शुरू किया, जयपुर ग्रामीण के बाद आ गया दौसा, जयपुर ग्रामीण के बाद दौसा, दौसा के बाद में आ गया सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में आ गया बूंदी, बूंदी के बाद में आ गया शाहपुरा, शाहपुरा के बाद में आ गया केकड़ी, केकड़ी के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में दूदू। तो ये ध्यान रखना है टोंक जिले की जो सीमा है जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के बाद दौसा, दौसा के बाद सवाई माधोपुर, उसके बाद बूंदी, बूंदी के बाद शाहपुरा, केकड़ी, अजमेर और दूदू। 8 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है। तीसरा जो जिला है सर्वाधिक सीमा बनाता है वो 7 जिलों के साथ बनाता है, वो है पाली। पाली जो जिला है वो 7 जिलों के साथ सीमांकित है। पाली जिला 7 जिलों के साथ सीमांकित है, 7 जिलों के साथ सीमांकित है पाली जिला। और वो 7 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए 7 जिले में ने सबसे पहले ब्यावर, ब्यावर के बाद में दूसरा जिला, पहला ब्यावर, ब्यावर के बाद में दूसरा जिला है राजसमंद, राजसमंद के बाद तीसरा जिला है उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद में जालोर, जालोर के बाद में बालोतरा और बालोतरा के बाद में जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा के बाद में जोधपुर ग्रामीण। अब हम अगला जिले की बात करें जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण भी कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। जोधपुर ग्रामीण भी 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। जोधपुर ग्रामीण सबसे पहले तो मध्यवर्ती जैसा जयपुर ग्रामीण के साथ है वैसी स्थिति जोधपुर ग्रामीण के साथ भी है। ये जोधपुर ग्रामीण है तो जो मध्यवर्ती भाग है ये जोधपुर शहर है। तो जोधपुर के साथ सीमा बनाता है, उसके बाद वो नागौर के साथ सीमा बनाता है, नागौर के बाद में वो ब्यावर के साथ सीमा बनाता है दूसरे नंबर पर, ब्यावर के बाद में पाली से सीमा बनाता है, पाली के बाद में बालोतरा से सीमा बनाता है, बालोतरा के बाद जैसलमेर से सीमा बनाता है और जैसलमेर के बाद फलोदी से सीमा बनाता है। तो जोधपुर ग्रामीण जो है वो भी 7 जिलों के साथ सीमांकित है, जोधपुर, नागौर, ब्यावर, पाली, बालोतरा, जैसलमेर और फलोदी, इनके साथ सीमा बनाता है। अगला जो जिला है जो 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है उसका नाम है ब्यावर, उसका नाम है ब्यावर। तो आप लोग देखिए ये जो तथ्य हैं ये तथ्य आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ा और याद हो गए, तो आपको सप्ताह में 3 दिन 4 दिन आप अगर कंटिन्यू इसको रिवाइज करेंगे तो ये आप मन मस्तिष्क में आपके छप जाएगा और एक बार छप जाने के बाद में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं जब तक कि सरकार जिला ना बदले। जैसे कि पहले जो तथ्य याद रहते थे तो लगभग उन सारे तथ्यों को राजस्थान के भूगोल को पढ़कर नए तथ्य बनाने में अपने मन मस्तिष्क में जब भी फिर भी कभी कभी क्या होता है कि जब आपके पास पुराना डेटा स्टोर होता है तो वह पहले क्लिक होकर आता है, तो समय लगता है नई जानकारी को अपने मन मस्तिष्क में लाने में। तो जब सरकार कुछ बदलाव करेगी तो वापस राजस्थान का भूगोल हमें नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा।
ब्यावर जिले 7 जिले उसके सीमांकित हैं, नागौर, अजमेर, केकड़ी, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, जोधपुर और ग्रामीण। जो ब्यावर जिला है उस ब्यावर जिले के साथ में कौन कौन जिले सीमा बनाते हैं? देखिए, नागौर बनाता है, अजमेर बनाता है, केकड़ी बनाता है, भीलवाड़ा सीमा बनाता है, राजसमंद बनाता है, राजसमंद के बाद में पाली बनाता है, पाली के बाद में जोधपुर ग्रामीण बनाता है। ये 7 जिलों की सीमा लगती है। तो मुख्य रूप से हमें देखना है सबसे अधिक जो सीमा लगती है वो कौन से जिले की है। 10 जिलों के साथ सीमांकित है जयपुर ग्रामीण, उसके बाद 8 जिलों के साथ सीमांकित है टोंक, उसके बाद 5 जो जिले हैं, 7 जिले पाली हैं, उसके साथ जोधपुर ग्रामीण है और ब्यावर है। जबकि अगर हम पुराना भूगोल पढ़ते हैं तो पुराने भूगोल में सभी को याद है, सभी जानते हैं कि अगर मान लो प्रश्न, आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, अगर मान लो प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि पुरातन जिलों के अनुसार, तो पुरातन जिलों के अनुसार में जब भी आपको सीमांकित पूछ ले तो वहाँ क्या करना है, आपको पाली करना है। अब पूछा नहीं जाएगा, केवल अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में कुछ जो फैक्ट्स थे वहाँ पूछा गया था, तो वो फैक्ट्स ऐसे प्रश्न थे जहाँ अभी नए डेटा नहीं आए। तो जहाँ नए डेटा आए नहीं है, जैसे इकोनॉमिक डेटा नहीं आए जिले के संदर्भ में, तो वहाँ उन्होंने क्या पुरातन जिलों के संदर्भ में प्रश्न पूछे हैं। तो आपको अभी ऐसा नहीं है कि पुराने जिलों के जो सारे के सारे रिकॉर्ड हैं वो आपके मन मस्तिष्क से डिलीट हो जाएगा। अभी बहुत सारे प्रश्न आपको पुरातन जिलों के संदर्भ में भी आएंगे। और जो राजस्थान का परिचय है, चूंकि नए जिले बन चुके हैं, गजट नोटिफिकेशन हो गया है, तो हमें इस नए जिलों के रेफरेंस में ही भूगोल को पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो अंतर्वर्ती जिले हैं उनके लिए उनकी एक मैप लाइन है कि कौन कौन से जिले अंतर्वर्ती हैं। तो आप ये देखिए कि लगभग जो अंतर्वर्ती जिले हमने पढ़े हैं उनको इस मानचित्र से हम वापस देख लें कि अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अभी फलोदी का जो ये भाग, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, इसलिए हमने इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मान रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन डीओपी की साइट पर अभी इस मानचित्र को अपडेट नहीं किया गया है। तो देखिए, अंतर्वर्ती जिलों में हम बात करते हैं तो सीकर है, जयपुर ग्रामीण है, जयपुर है, दौसा है, गंगापुर सिटी है, गंगापुर सिटी के बाद टोंक है, टोंक के बाद बूंदी है, बूंदी के बाद शाहपुरा है, शाहपुरा के बाद केकड़ी है, केकड़ी के बाद ब्यावर है, ब्यावर के बाद में राजसमंद, राजसमंद के बाद पाली, पाली के बाद जालोर, जालोर के बाद बालोतरा, बालोतरा के बाद जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद नागौर और नागौर के बाद डीडवाना कुचामन। ये जो जिले हमने अभी जो मैंने बोले हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिले बोले हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ इन जिलों को एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जिले जो अंतर्वर्ती जिले हैं, 21 जिले अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है सीकर, से हमने प्रारंभ किया। सीकर से जयपुर ग्रामीण आए, जयपुर ग्रामीण से हम जयपुर शहर में आए, जो जिला मुख्यालय जयपुर सिटी है उसमें आए। जयपुर सिटी के बाद में हम दौसा आए, दौसा के बाद हमने गंगापुर सिटी पहुँचे, गंगापुर सिटी से हम वापस दौसा होते हुए टोंक पहुँचे, टोंक से हम हमारी जो यात्रा आगे बढ़ाई, हमने बूंदी पहुँचे, बूंदी से हम शाहपुरा पहुँचे, शाहपुरा से हम केकड़ी पहुँचे, केकड़ी से हम ब्यावर गए, ब्यावर से हम राजसमंद गए, राजसमंद से हम पाली गए, पाली से हम कहाँ गए, जालोर गए, जालोर से हम बालोतरा गए, बालोतरा से जोधपुर ग्रामीण आए, जोधपुर ग्रामीण से हम जोधपुर आए और जोधपुर सिटी से होते हुए फिर हम नागौर पहुंचे और नागौर से हम डीडवाना कुचामन आए और डीडवाना कुचामन से जब हम वापस सीकर पहुंच जाते हैं तो हमारी एक जो यात्रा है वो पूरी हो जाती है। तो ये अंतर्वर्ती जिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो राजस्थान के जिले का निर्माण हुआ था वो कब कब हुआ और उसका जो इतिहास है वो क्या है। तो जिला निर्माण के इतिहास की हम बात करते हैं। साथियों, सामान्य रूप से राजस्थान का भूगोल में अभी आप देखेंगे कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की तरफ से भी नई जो अपडेटेड बुक्स हैं वो अभी आई नहीं है, अब आ जाएगी। आप लोग थोड़ा सा जो करंट सिनेरियो है उसके साथ जुड़कर राजस्थान के भूगोल का अध्ययन करें तो वो आपके लिए भी बहुत लाभदायक रहेगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इस वीडियो की का मूल्यांकन आप स्वयं करें कि ये आपके नॉलेज का वर्धन करने के लिए, आपके ज्ञान का वर्धन करने के लिए लाभदायक है, तो आप अधिकाधिक भूगोल के जो छात्र हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो छात्र भी इस ज्ञान से जो मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा है
उससे लाभान्वित हो सके। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र तो चूंकि बहुत सारे संस्थानों में अध्ययनरत होते हैं, तो वहाँ उन्हें एक नियमित श्रृंखला के रूप में अध्ययन करने का मौका मिलता है। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे ग्रामीण परिवेश में महाविद्यालय शिक्षा में, चूंकि मैं महाविद्यालय शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा अनुभव है कि महाविद्यालय शिक्षा में बहुत सारे छात्र जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं और जो शहर में आकर कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उन छात्रों तक भी आप ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो अपने घर पर भी इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अतुल्यम अकेडमी के माध्यम से अपनी जो तैयारी है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा की पशु परिचर की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो रीट की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो किसी भी अन्य एग्ज़ाम, पटवारी, कांस्टेबल या जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इनके अलावा वह छात्र जो केवल महाविद्यालय शिक्षा में अध्ययनरत हैं, उसे BA पार्ट सेकंड के सेमेस्टर में अध्ययन करके BA पार्ट सेकंड पास करना है, उस छात्र के लिए भी वीडियो लाभदायक है। तो आप ये जो वीडियो है, ये उन छात्रों तक भी पहुंचाएं जो दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां, इनके दूर दराज के क्षेत्रों में जो छात्र जो केवल महाविद्यालय शिक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण लाभदायक होगा। मैंने उन दोनों उद्देश्यों को आधार मानकर कि एक जो सामान्य शिक्षा ग्रहण करने वाला, अकादमिक शिक्षा ग्रहण करने वाला छात्र है, उसको भी वो सारी सूचनाएं प्राप्त हो जो एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र को मिले, इसी दृष्टिकोण से वीडियो बनाया है। तो मेरा अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक भूगोल के साथ साथ ही जितने भी छात्र जो हमारे साथी हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करें। मैं प्रतिदिन राजस्थान का भूगोल की क्लास का प्रयास करूंगा, लेकिन हो सकता है कि व्यस्तता के कारण एक दिन छोड़कर एक दिन तो हर हालत में आपको राजस्थान का भूगोल का एक एक चैप्टर तैयार करवाऊंगा। ये मेरा आप लोगों के साथ वादा है। आज से हम राजस्थान का भूगोल शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कंटेंट तैयार करना और कंटेंट तैयार करने के बाद उसका मूल्यांकन करना और फाइनलाइज करना, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, और समय कंप्लीट होने के बाद चूँकि अभी तो छुट्टियां हैं, तो पूरा टाइम मिल रहा है, पर जब पुनः जॉब पर चल जाना शुरू कर देते हैं थोड़ी समय की किल्लत होती है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ निरंतर जुड़ा रहूँगा। आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े। मैं खुद भी 2008 से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिसमें मैंने कम से 6 इंटरव्यू दिए हैं RS प्रतियोगी परीक्षा में। 2012 की RS में मैं खुद फाइनल सिलेक्शन हुआ था, लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो मुझे प्रॉपर नहीं मिल पाने के कारण मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया था। और मैं महाविद्यालय शिक्षा में छात्रों को लाभान्वित करने के लिए अब मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। तो पहले इतनी तकनीकी जानकारियाँ भी नहीं थी उपलब्ध, और समयाभाव और कुछ अन्य कारणों की वजह से मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा देर से कनेक्ट हो पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे। देखिए, हम जिला निर्माण की बात कर रहे थे, तो ये सारी बात इसलिए करी थी कि अगर कंटिन्यू हम कोई क्लास पढ़ते हैं तो थोड़ी सी बोरियत होने लग जाती है। तो जिला निर्माण की हम बात करते हैं, तो जिला निर्माण में देखिए कि जब आप राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था, तो उस पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956, आपको ये ध्यान रखना है, डेट, इस डेट का ध्यान रखना है, 1 नवंबर 1956 से पूर्व, अगर आपसे कोई पूछे से पूर्व, से पूर्व, 1 नवंबर 1956 से पूर्व जो जिले हैं वो जिले कितने थे? 25। 1 नवंबर 1956 से पूर्व जिले कितने थे? 25। तो और 26वां जिला जो बना है वो अजमेर 1 नवंबर 1956 को बना है, और 1 नवंबर 1956 को ये जो अजमेर मेरवाड़ा उस निर्मित बनाया गया था। इस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, और जो कमेटी थी जिसने निर्माण की अनुशंसा की वो फजल अली कमेटी थी। दूसरा 27वां जो जिला बना वो बना धौलपुर 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर 27वां जिला बना। भरतपुर का विभाजन करके धौलपुर को बनाया गया, और उस समय जो मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री थे, वो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र से उस समय मुख्यमंत्री रहे थे, जब तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। तो शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री थे, वो मांडलगढ़ विधानसभा से चुने गए थे।
28वां जो जिला है वो बना 12, और ये जो 10 अप्रैल 1991 को कोटा से अलग करके बनाया गया, कोटा से अलग करके बनाया गया। 10 अप्रैल 1991 को ही 29वां जिला बना दौसा, जयपुर जिले से अलग करके बनाया गया। 10 अप्रैल 1991 को ही तीसरा जिला बना 30 नंबर का राजसमंद, उदयपुर से अलग करके बनाया गया। और इन तीनों जिलों के निर्माण के समय जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम है भैरों सिंह शेखावत। उनका नाम क्या था? भैरों सिंह शेखावत। तो 10 अप्रैल 1991 को 3 जिलों का निर्माण हुआ। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिलों का निर्माण होता है, 12, दौसा और राजसमंद। उसके बाद 12 अप्रैल 1994 को 12 अप्रैल 1994 को हनुमानगढ़ का निर्माण होता है, 31वां जिला बनता है, गंगानगर से अलग करके इसे बनाया गया। इस समय भी जो मुख्यमंत्री थे वो थे भैरों सिंह शेखावत। 32वां जिला बनता है करौली 19 जुलाई 1997 को, 19 जुलाई 1997 को। उस समय भी मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। तो आप ये देखिए कि मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा एक जिले का निर्माण किया गया, श्रीचरण माथुर के द्वारा एक जिले का निर्माण किया गया, 12, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़ और करौली जिलों का निर्माण, अर्थात कुल जिले कितने बनाए गए? 5। ये ध्यान रखना है। आजकल क्या थोड़ा सा ट्रेंड बदल जाता है, काफी बार सारे प्रश्न बनाते बनाते एग्जामिनर ये सोचता है कि कुछ यूनिक प्रश्न बनाया जाए। तो भैरों सिंह शेखावत ने कितने जिलों का निर्माण किया? 5। 5 में से 3 जिले एक ही तिथि को बनाए, 10 अप्रैल 1991 को। एक जिला बनाया 12 अप्रैल 94 को, और जो 5वां जिला बनाया 19 जुलाई 1997 को। प्रतापगढ़ जो जिला बना 33वां जिला, जो कि पिछले वर्ष तक भी था, 33 जिले ही थे। 7 अगस्त से पूर्व, 7 अगस्त 2023 से पूर्व भी हमारे यहाँ 33 जिले थे। इसका जो निर्माण हुआ 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 को चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ को अलग करके, तीनों से अलग करके क्या हुआ? प्रतापगढ़ बनाया गया। तो विभाजन किसका किया? 3 जिलों का विभाजन किया, चित्तौड़, उदयपुर और प्रतापगढ़ का विभाजन किया गया था। क्योंकि प्रतापगढ़ नया जिला बना तो जो प्रतापगढ़ ब्लॉक था उसका भी विभाजन हुआ, चित्तौड़, उदयपुर और प्रतापगढ़। वसुंधरा राजे ने इसका निर्माण किया, वसुंधरा राजे ने इसका निर्माण किया। ठीक है, कुछ थोड़ा सा इसका हिस्सा जो था, प्रतापगढ़ तो नया जिला बना, चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा का जो थोड़ा सा भाग था उसको मिलाकर प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया। परमेश चंद्र कमेटी, परमेश चंद्र कमेटी की अनुशंसा पर, परमेश चंद्र कमेटी की अनुशंसा पर ये बनाया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, परमेश चंद्र कमेटी की अनुशंसा पर ये जिला निर्मित किया गया। तो आपको ठीक है। देखिए अब आगे आगे हम बात करते हैं कि मुख्य रूप से आगे जो जिले हैं, अब आ जाते हैं हम नए जिले जो कि 7 अगस्त 2023 को बनाए गए, 7 अगस्त 2023 को बनाए गए। तो 7 अगस्त 23 को जो जिले बनाए गए उन जिलों की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया था। चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा को मिलाकर क्या बनाया गया? प्रतापगढ़ बनाया गया। चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा को मिलाकर यहाँ क्या आएगा? बांसवाड़ा। चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा को मिला, उसको अलग करके, चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा को अलग करके क्या बनाया गया? प्रतापगढ़ बनाया गया 2008 में। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, आप वापस रिपीट कर रहा हूँ, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा तीनों जिलों के थोड़े थोड़े भाग को लिया गया था और उन क्षेत्रों को अलग करके क्या जिला बनाया गया था? प्रतापगढ़ बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 अगस्त 2023 को। 7 अगस्त 23 को बम्पर लॉटरी लगी थी और मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत और राम लुभाया कमेटी थी जो कि पूर्व सेवानिवृत्त IAS हैं। राम लुभाया ने जिलों का 17 मार्च 2023 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 17 मार्च 2023 को जो उनकी प्रस्तुत रिपोर्ट है उसके आधार पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिले बना दिए 19। तो देखिए अनूपगढ़ जिला बनाया, गंगानगर और बीकानेर को अलग करके।
बालोतरा जिला बनाया बाड़मेर को से अलग करके। ब्यावर जिला बनाया अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद के कुछ कुछ भागों को अलग करके। तो 4 जिलों से तोड़ा और ब्यावर जिला निर्मित किया। अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद के भाग को अलग करके जिला बनाया। डीग जिला बनाया भरतपुर से तोड़कर। डीडवाना और कुचामन जिले का निर्माण किया नागौर को तोड़कर। दूदू का निर्माण किया जयपुर को तोड़कर। गंगापुर सिटी का निर्माण किया सवाई माधोपुर और करौली दोनों के कुछ उपखंड और तहसीलों को तोड़कर गंगापुर सिटी का निर्माण किया। जयपुर और जयपुर ग्रामीण की बात करें तो दोनों किससे तोड़कर बनाए गए? जयपुर से तोड़कर बनाए गए। ये जो मानचित्र हैं, ये मानचित्र उस समय पूरा का पूरा राजस्थान ने के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें एडवर्टाइजमेंट में आया था, नाउ राजस्थान बिकम्स ए स्टेट विथ 50 डिस्ट्रिक्ट्स, 50 डिस्ट्रिक्ट्स, और यहाँ नाम लिखे गए थे। तो न्यू डिस्ट्रिक्ट जो सरकार ने ये एडवर्टाइजमेंट दिया था सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, उसके आधार पर ही मैंने इन जिलों का क्रम लिया है। अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, ये जो क्रम था उसके आधार पर ही ये बनाया गया था। नेक्स्ट जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण जो है वो किससे करा? जोधपुर से तोड़कर बनाए गए थे। केकड़ी को अजमेर और टोंक से तोड़कर बनाया गया। कोटपुतली बहरोड को जयपुर और अलवर से तोड़कर बनाया गया। खेड़थल तिजारा को अलवर से तोड़कर बनाया गया। नीम का थाना को सीकर और झुंझुनू से तोड़कर बनाया गया। फलोदी को जैसलमेर और जोधपुर से तोड़कर बनाया गया। सलूम्बर को उदयपुर से तोड़कर बनाया गया। सांचौर को जालोर से तोड़कर बनाया गया। सांचौर को जालोर से तोड़कर बनाया गया। शाहपुरा को भीलवाड़ा से तोड़कर बनाया गया। तो ये जो 50 जिले हैं, ये जिले कब बनाए गए थे? अशोक गहलोत सरकार के द्वारा 7 अगस्त 2023 को इनका नोटिफिकेशन अस्तित्व में आया और इनका जो स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त 2023 को मनाया गया था। तो 7 अगस्त 2023 से राजस्थान 33 जिलों से 50 जिलों का राज्य हो गया था, 50 जिले निर्मित हो गए थे। इसी के साथ 7 अगस्त 2023 को जिलों के साथ साथ क्या करा था? 3 नए संभाग भी बनाए गए थे जिनका हम अभी आगे अध्ययन करेंगे। 3 नए संभाग बनाए गए थे। 3 संभाग थे सीकर, बांसवाड़ा और पाली। 3 नए संभाग भी इसमें बनाए गए थे। तो सर्वाधिक जिला निर्माण करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्वाधिक जिला निर्माण करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अशोक गहलोत का नाम आएगा। दूसरे सर्वाधिक जिले निर्मित करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो भैरव सिंह शेखावत का नाम आएगा क्योंकि उन्होंने 5 जिलों का निर्माण किया। अब आते हैं हम संभागीय व्यवस्था पर। तो संभागीय व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो देखिए संभागीय व्यवस्था के जो तथ्य हैं ये मानचित्र में हम देखते हैं। संभाग है हमारे पास, अभी वर्तमान मानचित्र के संदर्भ में जो संभाग है वो है, अगर उत्तर से बात करें तो सबसे पहले हम कहते हैं सीकर, सीकर के बाद जयपुर संभाग, जयपुर के बाद भरतपुर संभाग, भरतपुर के बाद कोटा संभाग, कोटा के बाद उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, पाली संभाग, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग, और अंतिम अजमेर संभाग जो कि मध्यवर्ती संभाग है। तो इस प्रकार से कुल जो संभागों की संख्या है वो संभागों की संख्या हमारे पास कितनी है? 10 है। अब इसके जो ऐतिहासिक जो संभाग की यात्रा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। 30 मार्च 1949 को संभागों की संख्या थी 5, अर्थात जब राजस्थान स्थापना दिवस जो हम 30 मार्च को मनाते हैं, तो जो 30 मार्च 1949 की तिथि है, पंचम चरण जिसको हम कहते हैं राजस्थान के स्थापना के संदर्भ में, वहाँ की जो आप अगर बात करें तो जो चतुर्थ चरण है, उस चतुर्थ चरण की अगर हम बात करें तो उस समय संभागों की संख्या क्या थी? 5 थी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। 30 मार्च 1949 को संभागों में विभाजित किया गया था। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। उस समय मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। उसके बाद 24 अप्रैल 1962 को, ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रखने लायक है। 24 अप्रैल 1962 को संभाग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। और समाप्त किसके द्वारा किया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभाग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अर्थात
20 मार्च 1949 से लेकर 24 अप्रैल 1962 तक 5 संभागीय व्यवस्था, 5 संभाग थे अस्तित्व में थे, 5 संभाग अस्तित्व में थे राजस्थान में, और 5 संभागीय व्यवस्था कायम थी। 24 अप्रैल 1962 को ये संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई। पुनः 26 जनवरी 1987 को 26 जनवरी 1987 को एक नया संभाग बनाया गया था अजमेर, और अजमेर नया संभाग बना के जो 5 पुनर्नवीन संभाग थे उन्हें पुनर्जीवित किया गया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर, उन पांचों को भी पुनर्जीवित किया गया और पुनः संभाग व्यवस्था प्रारंभ की गई अजमेर को नया संभाग बनाते हुए। अजमेर नया संभाग कब बना? 26 जनवरी 1987 को, और उस समय मुख्यमंत्री थे श्री हरिदेव जोशी। उस समय मुख्यमंत्री थे श्री हरिदेव जोशी। 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को एक नया संभाग बनाया गया भरतपुर। संभागों की संख्या +1 हो गई, 6 + 1 बराबर 7। तो संभाग की व्यवस्था कितनी हो गई? 7 हो गई। 4 जून 2005 को भरतपुर नया संभाग बना, और भरतपुर को नया संभाग बनाने का श्रेय दिया जाता है श्रीमती वसुंधरा राजे को, क्योंकि वो उस समय की मुख्यमंत्री थी। 7 अगस्त 2023 को 3 संभाग बना दिए गए थे, और 3 संभाग बनाने से कुल संभागों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। जो 3 संभाग बनाए गए 7 + 3 10 हो गए, सीकर, पाली और बांसवाड़ा, और ये संभाग बनाए थे श्रीमान अशोक गहलोत ने। ये जो संभाग है ये भू राजस्व अधिनियम की धारा 1956, भू राजस्व अधिनियम की जो धारा 1956 की धारा 15 है, उसके 15 और 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये संभागीय व्यवस्था बनाई गई, और इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों का निर्माण भी किया गया। नेक्स्ट में केवल हम मानचित्र की बात करेंगे। देखिए मानचित्र, दोनों मानचित्र संभागीय व्यवस्था से संबंधित हैं। एक में अलग अलग में इनके सीमांकित किया गया है कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं। तो आप देखिए ये जो एक मानचित्र है वो केवल संभागीय व्यवस्था से संबंधित है। ये मानचित्र जिसमें केवल संभाग के नाम लिखे हुए हैं, सीकर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर, ये कुल संभाग हो गए 10। तो ये 10 संभाग का मानचित्र है। इस मानचित्र में, दूसरे मानचित्र में हमने क्या करा कि जिलों के सहित इस संभागीय व्यवस्था को दिया है जो इस मानचित्र में है। अगर हम बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, तो बीकानेर संभाग में स्वयं बीकानेर है, अनूपगढ़ है, श्रीगंगानगर है और हनुमानगढ़ है। अर्थात बीकानेर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 4। बीकानेर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 4। बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। अब हम आते हैं जो नया संभाग बना है सीकर। उस नए सीकर संभाग में बात करें तो सीकर स्वयं जिला, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। तो यहाँ भी जिलों की संख्या कितनी है? 4। तो सीकर संभाग में भी आपको ध्यान रखना है कि 4 जिले हैं, सीकर स्वयं जो कि संभागीय मुख्यालय भी है और जिला मुख्यालय भी है, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू और चौथा नया जिला बना नीम का थाना। इसी तरह से बीकानेर में नया जिला बना अनूपगढ़। अब आते हैं हम जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में देखिए जयपुर सिटी, जयपुर अर्बन, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, खेड़तल तिजारा, अलवर, दौसा और दूदू। तो कितने हो गए? जयपुर रूरल 1, जयपुर सिटी 2, कोटपुतली बहरोड 3, खेड़तल तिजारा 4, अलवर 5, दौसा 6 और दूदू 7। तो आप ये देखिए कि जयपुर ग्रामीण में जो संख्या है वो जयपुर ग्रामीण में संख्या है 7। तो जयपुर ग्रामीण में हम अगर जिलों की बात करें, जयपुर संभाग में, तो जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 7। और इसका हेडक्वार्टर है जयपुर अर्बन एरिया, जयपुर अर्बन एरिया जयपुर। अगला जो संभाग है वो संभाग है भरतपुर संभाग, और भरतपुर संभाग जो है उसमें जिले हैं डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। कितने हो गए? भरतपुर स्वयं डीग 2, धौलपुर 3, करौली 4, सवाई माधो 5, गंगापुर सिटी 6। तो कुल कितने हो गए? 6 हो गए। उसके बाद हम आते हैं कोटा संभाग। कोटा संभाग में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा पहले संभाग था वैसा का वैसा ही संभाग है, इसमें किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो कोटा जो संभाग है उस कोटा संभाग में बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ 4 जिले हैं। तो कोटा संभाग में 4 जिले हैं।
अब हम आते हैं आगे उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग में हम बात करते हैं उदयपुर स्वयं, उसके बाद राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा जो है वो पहले कहाँ था, अजमेर संभाग में था। तो अजमेर संभाग से भीलवाड़ा को तोड़कर उदयपुर संभाग में जोड़ा गया और ये पूरा का पूरा जो मेवाड़ रीजन है, ये पूरा का पूरा पूर्व, जैसा पहले पूर्व मेवाड़ था उसमें भीलवाड़ा था, उसी तरह से 7 अगस्त के बाद ये जो पूरा क्षेत्र वापस किस स्थिति में आ गया, पूर्व मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति में आ गया। तो इसमें कुल जिले हो गए भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूम्बर। तो जिलों की संख्या हो गई 5। अब उसके बाद जो सबसे दक्षिणतम संभाग है, सबसे दक्षिण का भाग है, जिसमें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जिला मुख्यालय बांसवाड़ा, जिला मुख्यालय डूंगरपुर और जिला मुख्यालय प्रतापगढ़, इन 3 जिलों को मिलाकर जो संभागीय मुख्यालय बनाया गया वो बनाया गया बांसवाड़ा। 3 न्यूनतम जिलों वाला संभाग बांसवाड़ा, सबसे दक्षिणतम संभाग बांसवाड़ा, कर्क रेखा वाला संभाग जहाँ से गुजरती है वो कौन सा है, तो दक्षिणतम संभाग बांसवाड़ा संभाग, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। सूर्य की सबसे अधिक लंबवत किरणें किस संभाग में गिरती है, तो बांसवाड़ा संभाग में गिरती है। अगला है नया संभाग जो बना पाली। पाली में पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, यहाँ कुल जिलों की संख्या कितनी है, 4। तो पाली में भी कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई, 4। उसके बाद में हम आते हैं सबसे बड़े जो संभाग है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, पालोत्रा, जोधपुर रूरल और जोधपुर अर्बन को मिलाकर, जिलों को मिलाकर जो संभाग बनाया गया वो है जोधपुर संभाग। उसका मुख्यालय जोधपुर शहरी। तो जोधपुर शहर, जोधपुर जिला जो है वो इसका संभागीय मुख्यालय है। इसमें कितने जिले हैं, जोधपुर, दूसरा बालोतरा, तीसरा बाड़मेर, चौथा जैसलमेर, पांचवा फलोदी और छठा जोधपुर ग्रामीण। कुल जिले कितने हो गए, 6। तो जो जोधपुर संभाग है उसमें जिलों की संख्या हो गई 6। अब जो सबसे मध्यवर्ती संभाग है अजमेर, उस अजमेर में जिलों की जो संख्या है वो जिलों की हम संख्या बात करते हैं तो देखिए हम डीडवाना, कुचामन, अजमेर, टोंक, केकड़ी, शाहपुरा और ब्यावर, नागौर। 1 डीडवाना कुचामन, 2 अजमेर, तीसरा टोंक, चौथा केकड़ी, पांचवा शाहपुरा, छठा ब्यावर और 7वां नागौर। तो यहाँ भी जो जिले हैं वो कितने हो गए, 7। तो मध्यवर्ती जो संभाग है अजमेर, उसमें भी जिलों की संख्या 7 है। अब आप देखिए यहाँ कुछ फैक्ट्स उभर कर आते हैं कि सबसे अधिक जिला युक्त संभाग 2 हैं, एक संभाग है जयपुर और दूसरा संभाग है अजमेर। जयपुर, अजमेर, जयपुर में कितने जिले, 7। अजमेर में कितने जिले, 7। ये दोनों जिले ऐसे हैं जहाँ 7-7 हैं। उसके बाद में आप देखें तो एक आता है भरतपुर जिसमें 6 जिले हैं, और दूसरा आता है जोधपुर जिसमें 6 जिले हैं। तो 2 संभाग ऐसे हैं जहाँ 6-6 जिले हैं, जोधपुर और भरतपुर जहाँ 6-6 जिले हैं। उसके बाद आता है 5 जिलों वाला संभाग उदयपुर जिसमें 5 जिले हैं, उदयपुर इसमें 5 जिले हैं, उदयपुर में 5 जिले हैं। उसके बाद उदयपुर के बाद में 4 जिलों वाला जो संभाग है वो संभाग कौन सा है, बीकानेर, सीकर, बीकानेर 4 जिले, सीकर 4 जिले और कोटा संभाग 4 जिले। तो बीकानेर, सीकर और कोटा ये जो हैं ये 4 जिलों के संभाग हैं, 4 जिला युक्त संभाग हैं। और एक जो बांसवाड़ा है वो कितने जिलों वाला संभाग है, 3 जिलों वाला संभाग है। तो ये संभागीय व्यवस्था के जो तथ्यात्मक फैक्ट्स हैं उनकी हमने यहाँ चर्चा की। अब हम इसी मानचित्र में इनको और डिटेल में थोड़ा सा, ताकि आपको अध्ययन करने में आसानी रहे, सीकर से हमने प्रारंभ किया और मैप में हमने सीकर संभाग को प्रकट किया। सीकर संभाग में जिले 4, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू। नवीन संभाग है, 7 अगस्त 23 को इसका गठन हुआ। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका बड़ा जिला चूरू है और छोटा जिला नीमका थाना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका बड़ा जिला चूरू, छोटा जिला नीमका थाना। यहाँ सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है, द्वितीय सर्वाधिक साक्षरता वाला ये संभाग है और इसको शेखावटी उपनाम से भी जाना जाता है, शेखावटी रीजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरे संभाग की हम बात करें तो दूसरा संभाग है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में 7 जिले हैं, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल,
दौसा और दूदू। तो इसमें जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बड़े जिले की बात करें तो जयपुर है, छोटा जिला दूदू है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ मिलता है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक हमें मिलता है। सर्वाधिक साक्षरता मिलती है, सर्वाधिक एससी जनसंख्या मिलती है, सर्वाधिक जिले मिलते हैं। तीसरा है भरतपुर संभाग। भरतपुर जो संभाग है उसमें 6 जिले हैं, दीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला भरतपुर और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला करौली। छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? गंगापुर सिटी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटा जिला गंगापुर सिटी। सर्वाधिक डांग या बीहड़ भूमि, उत्खात स्थलाकृति के नाम से भी इसे जाना जाता है। उत्खात स्थलाकृति चंबल के बीहड़ है। न्यूनतम लिंगानुपात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा छोटा संभाग है और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा इस संभाग की लगती है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा इस संभाग की लगती है। नेक्स्ट संभाग की बात करें, कोटा जो दक्षिण पूर्वी संभाग है, हाड़ौती का पठार है, जो कि काली मिट्टी के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये हाड़ौती का जो पठार है ये ज्वालामुखी काली मिट्टी का क्षेत्र है। जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला कोटा है, छोटा बूंदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला बारां है और छोटा कोटा है। सर्वाधिक नदियों इस संभाग से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से जितनी भी नदियां जो आती है वो इस कोटा संभाग से होकर गुजरती है। तो चंबल, पार्वती, काली सिंध जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, बहुत सर्वाधिक नदियां इस क्षेत्र से गुजरती है। सर्वाधिक वर्षा व आर्द्रता वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक घनत्व जो है वो कोटा में है और न्यूनतम है वो बारां में है इस संभाग के संदर्भ में। सर्वाधिक उपजाऊ भूमि, क्योंकि यहाँ क्या है, काली कपासी मृदा मिलती है। काली मृदा मिलती है जो काली मृदा क्या होती है? कपास फसल के लिए उपयोगी होती है। तो ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। नेक्स्ट जो है बांसवाड़ा संभाग है, सबसे दक्षिणतम संभाग है। इसका बड़ा जिला है वो बांसवाड़ा है, छोटा जिला प्रतापगढ़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला बांसवाड़ा है और छोटा जिला डूंगरपुर है। दक्षिणतम और सबसे छोटा संभाग है, देखिए मानचित्र में भी आप देखेंगे तो बिल्कुल एक छोटा सा संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता वाला ये भाग भी है, यहाँ भी सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता प्राप्त होती है। सर्वाधिक घनत्व जो है वो बांसवाड़ा और न्यूनतम प्रतापगढ़ में। केवल एक संभाग से सीमा बनाता है, केवल एक संभाग से सीमा बनाता है, बाकी सभी संभाग अलग से बनाता है। फिर बांसवाड़ा एक तरफ तो सीमा बनाता है एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, एक तरफ सीमा बनाता है गुजरात के साथ और एक तरफ सीमा बनाता है उदयपुर संभाग के साथ। तो केवल उदयपुर संभाग से सीमांकित है, बाकी 9 संभागों से इसकी सीमा नहीं लगती है। उदयपुर 5 जिलों भीलवाड़ा, चित्तौड़, सलूंबर, उदयपुर और राजसमंद से है। इसकी जो विशेषता है, सबसे बड़ा जिला जो है वो चित्तौड़गढ़ है, छोटा जिला सलूंबर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला उदयपुर है, छोटा जिला सलूंबर है। सर्वाधिक वन संपदा वाला जिला है या संभाग है, सर्वाधिक वन संपदा वाला क्या है? संभाग है। इन सभी जिलों में वन संपदा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, सर्वाधिक घनत्व उदयपुर में मिलता है और न्यूनतम चित्तौड़गढ़ में मिलता है। सर्वाधिक नदी उद्गम जो है अरावली की पहाड़ियों से उदयपुर क्षेत्र से ही होते हैं। तो ये जो क्षेत्र है सर्वाधिक नदी उद्गम का भाग है। पशु घनत्व यहाँ सर्वाधिक मिलता है और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट पाली संभाग की बात करें तो 4 जिले हैं, पाली, सिरोही, जालोर और सांचौर। पाली का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से पाली है, छोटा जालोर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा जिला है वो पाली है और छोटा जिला है सांचौर। सर्वाधिक लवणीय भूमि है। लवणीय भूमि का तात्पर्य यहाँ क्या है कि जो भूमि समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो बहुत कम रह जाती है, इसलिए कैपिलरी एक्शन के द्वारा, केशाकर्षण पद्धति के द्वारा लवण सतह पर आ जाते हैं। तो ये सर्वाधिक लवणीय भूमि है। न्यूनतम साक्षरता और न्यूनतम महिला साक्षरता यहाँ मिलती है। दूसरा न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा लगने वाला जो ये संभाग है। नेक्स्ट संभाग की बात करें जोधपुर, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और छोटा जोधपुर। यहाँ 6 जिले हैं, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी। सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर पाई जाती है। न्यूनतम आर्द्रता है और न्यूनतम वर्षा है। यहाँ वर्षा भी 25 सेंटीमीटर से कम होती है अधिकांश भाग में। ठीक है, तो ये जो भाग है 25 सेंटीमीटर से बहुत कम वर्षा वाला भाग है, मरुस्थलीय भाग है, मरु प्रदेश है। इसे मरु प्रदेश के नाम से भी अपन जानते हैं। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा,
ये जो पूरी की पूरी जो सीमा है, यहाँ से अगर हम देखें, ये जो सीमा है, ये सीमा सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, किसकी है? जोधपुर संभाग की है। हम बीकानेर संभाग की बात करेंगे, 4 जिले सीमांकित हैं, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़। क्योंकि ये सारी बातें अभी मैं पहले स्लाइड में बात कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से ही बोल रहा हूँ। क्षेत्रफल बड़ा की दृष्टि से अगर हम बड़े जिले की बात करें तो कौन सा है? बीकानेर। बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से इस संभाग का सबसे बड़ा जिला बीकानेर, छोटा श्रीगंगानगर। जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा है? बीकानेर, छोटा श्रीगंगानगर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है, सर्वाधिक नहर सिंचाई वाला क्षेत्र है, न्यूनतम नदियां हैं और न्यूनतम वर्षा होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित संभाग है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे निकट स्थित संभाग है। जो मध्यवर्ती संभाग है, बिल्कुल मध्य का संभाग है, वो है अजमेर। 7 जिलों से सीमा लगती है, अजमेर, टोंक, केकड़ी, शाहपुरा, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन। ये जो भाग है, ये वाला क्षेत्र, ये अजमेर संभाग है, मध्यवर्ती संभाग है। सबसे बड़ा जिला है इसमें नागौर, छोटा केकड़ी। सबसे बड़ा जिला इसमें जनसंख्या की दृष्टि से नागौर, छोटा केकड़ी। सर्वाधिक 8 संभागों से सीमांकित है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक 8 संभागों से सीमांकित है। देखिए इस मानचित्र में सीकर से सीमा लगती है, जयपुर से सीमा लगती है, भरतपुर से लगती है, कोटा से लगती है, उदयपुर से लगती है, पाली से लगती है, जोधपुर से लगती है और बीकानेर से लगती है। केवल नहीं लगती बांसवाड़ा से नहीं लगती, बांसवाड़ा से सीमा नहीं लगती। तो सर्वाधिक 8 संभागों से सीमा लगती है, बांसवाड़ा से सीमा इसकी नहीं लगती। दूसरा सर्वाधिक जिलों की संख्या वाला संभाग है, एक कौन सा है? जयपुर, जहाँ 7 जिले हैं जयपुर संभाग में, और दूसरा अजमेर है जहाँ 7 संभाग है। ये किस प्रकार का संभाग है? राजस्थान का बिल्कुल मध्यवर्ती संभाग है। तो साथियों, ये राजस्थान का एक सामान्य परिचय जो है वो हमने इस अतुल्यम अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन किया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और यदि वास्तव में ये वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक लगे और आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण लगे, तो आप अपने साथ साथ अपने सभी साथियों को भी अधिकाधिक मात्रा में ये वीडियो शेयर करें, ताकि छात्र हमारी अतुल्यम अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे नए आने वाले सभी वीडियो को देख सकें और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। हम भूगोल के साथ साथ अन्य विषयों के भी जो वीडियोज़ हैं वो आपको समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने का भी प्रयास कर रहे हैं। अभी सारी जो हमारे जो सदस्य हैं वो कंटेंट तैयार करने में लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे हम अब आज से हमने इसको पुनः प्रारंभ किया है, और हम निरंतर रूप से आपके साथ इस अध्ययन यात्रा में जुड़े हुए रहेंगे। आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से जो भी नई अपडेट सूचनाएं हैं, जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा, वो आपको वहाँ सूचना मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है ATULLYAM, अतुल्यम अकेडमी, ACADEMY, अतुल्यम अकेडमी। तो ये जो अतुल्यम अकेडमी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी उसमें दिया हुआ है। तो हमारे जितने भी जो लिंक्स हैं वो हमने उसमें दिए हुए हैं। हमारा जो प्ले स्टोर पर ऐप है अतुल्यम अकेडमी, अभी हमने उस पर कोर्सेज लॉन्च नहीं किए, अब हम उस पर कोर्सेज लॉन्च करेंगे। तो जब ऐप पर हम कोर्सेज लॉन्च करेंगे वो आपको वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर आकर बता दिया जाएगा कि हम किस दिनांक से लॉन्च करने जा रहे हैं। शीघ्र ही हम स्कूल व्याख्याता भूगोल का एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। साथ ही साथ दिसंबर का UGC नेट का एक ऑनलाइन कोर्स हम लॉन्च करेंगे। दोनों ही जो कोर्स हैं वो हमारे ऑनलाइन मोड पर होंगे, ताकि जो दूर दराज के क्षेत्रों में बैठा हुआ छात्र है वो भी
अपना अध्ययन सुचारू रूप से कर सके। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हमारी टेक्निकल टीम है वो आपको ऐप पर बहुत ही अच्छा कंटेंट और कंसोल उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी, तो आपको उसके लिए सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। इसलिए अतुल्यम एकेडमी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा नए-नए वीडियोज़ जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ ही आपकी महाविद्यालय शिक्षा की तैयारी को भी मदद करेगा, क्योंकि हम प्रतियोगी परीक्षा की वीडियो ही नहीं बनाएँगे, हम महाविद्यालय शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों के जो एकेडमिक क्लासेस हैं, उन एकेडमिक क्लासेस के वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराएँगे। धन्यवाद।